दोस्तों, आप सभी का हित स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत। पहले वाले वीडियो में मुद्रा के पार्ट 1 में हमने मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई, मुद्रा के उद्भव के कारण क्या रहे, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके विकास के चरणों को पढ़ा अपन ने। तो आज हम ये देखेंगे कि मुद्रा के क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, तो उनके कार्यों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मुद्रा है क्या, इसके परिचय के विषय में चर्चा करें। तो पहले वाले वीडियो में भी अपन ने देखा था कि क्यों हमें मनी सिस्टम की ज़रूरत सी महसूस होने लगी, क्यों ज़रूरत हुई, क्यों वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ आने लगी। तो हमने उसका पहला रीज़न डिस्कस किया था कि वहाँ पे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होना या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का न मिल पाना, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि विविधता, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो अनेक तो है ही, लेकिन साथ साथ में उनमें विविधता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत संकीर्ण सी लगने लगती है। तो इस कारण से हमें मुद्रा विनिमय प्रणाली की आवश्यकता हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मेज़रमेंट नहीं था, यूनिट ऑफ अकाउंट जिसको कहते हैं अपन, भुगतानों को स्थगित नहीं कर सकते थे, जो वैल्यू थी उसको स्टोर नहीं किया जा सकता था, या हम ट्रांसफ़र की बात करें, वैल्यू ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू नहीं था। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए मुद्रा का उद्भव हुआ। क्राउथर ने क्या कहा देखिएगा। क्राउथर के अनुसार मुद्रा आधुनिक समय में किए गए मनुष्य द्वारा 3 प्रमुख आविष्कारों में से एक है। 3 प्रमुख आविष्कार कौन से हैं? तो पहला मनी, विल और वोट। हम बात करें कौन कौन से 3 आविष्कार हैं, तो पहला आविष्कार है, ये 3 आविष्कारों में से एक है। तो एक आविष्कार है मनी, इसका उल्टा एम का डब्ल्यू, विल और वोट। इन 3 आविष्कारों में से मनी एक है। किसने कहा था? तो क्राउथर ने कहा था। आप ध्यान रखिएगा। सवाल ये उठता है कि हम मुद्रा किसे कहें। हम जब भी मुद्रा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है कि हम मुद्रा किसे कहें। क्या हम ये जितने नोट चलते हैं उन्हें ही मुद्रा कहें, या सिक्के चलते हैं उन्हें ही मुद्रा कहें, या नोट सिक्के दोनों को कहें, या इसके अलावा भी ऐसे कोई रूप है, ऐसे कोई माध्यम है जिनको अपन मुद्रा में सम्मिलित करें। तो हाँ दोस्तों, अपन मुद्रा को सिर्फ नोट और सिक्कों तक सीमित नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वैधानिक रूप है मुद्रा के। इसके अलावा भी ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो मुद्रा के अंदर सम्मिलित होती हैं। देखिएगा कि कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहार, जिसमें लोन्स को भी इंक्लूड करेंगे अपन, को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाए। किसके रूप में? भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाए, तो उसे अपन मुद्रा कहेंगे। लेकिन इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि उसे केंद्र सरकार जारी करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है उसे ही हम मुद्रा कहें। जैसे सिक्के और कागज़ के नोट की बात करते हैं तो इसी को अपन मुद्रा नहीं कहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे? लीगल मनी कहेंगे, कानूनी तौर पर जिन्हें सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, जिन्हें स्वीकार करने से कोई मना नहीं कर सकता है। आगे देखिएगा। पहली बात हमने की कि वे सभी वस्तुएं और प्रपत्र मुद्रा हैं जो मुद्रा का कार्य करे। एक सिंपल सी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, या मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, उसे अपन मुद्रा कहें। तो देखिएगा कि मुद्रा, पहली चीज़ देखिए, पहले हमने देखा कि जिसे गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करे उसे मनी कहेंगे। किस फॉर्म में? एक तो कॉइन्स के फॉर्म में और एक कागजी नोट, पेपर मनी की फॉर्म में। 2 तरीके हैं, या तो कॉइन्स के रूप में, सिक्कों के रूप में करेगी, या फिर पेपर मनी के रूप में जारी करेगी। तो इसको तो मुद्रा कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जिसे बैंक ने निर्गमित किया है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट और चेक की बात करें, वो भी मनी के अंदर ही सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसे अपन वैधानिक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसे स्वीकार करना या न करना प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के
परस्पर विश्वास पर निर्भर करता है। यदि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करने से मना कहें, स्वीकार करने से ना कहें, तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मुद्रा की तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या है। सीधी सी बात है, तरलता क्या है कि हम मनी को किसी दूसरी फॉर्म में और किसी दूसरी फॉर्म को मनी में जितना जल्दी एक्सचेंज कर सकते हैं, परिवर्तित करते हैं या कर सकते हैं, उसे तरलता कहेंगे। जैसे डेफिनेशन देखिए कि कोई भी वस्तु बिना किसी हानि के यदि नकद में परिवर्तित हो जाए, बिना किसी हानि के, कोई लॉस नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण तरल वस्तु। जैसे हम मुद्रा को नकद रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये नकद रूप क्या है, सबसे अधिक तरल संपत्ति है, तो नकद मुद्रा है जिसे किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बाकी हम बात करें मुद्रा की तरलता की, तो ये वस्तुओं का जो उपलब्ध ढांचा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें तरलता कितनी है और कैसी है। आवश्यक नहीं है कि हर वस्तु को तुरंत मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो तरलता वस्तुओं के ढांचे पर डिपेंड करेगी और उनमें डिफर करेगी, उनमें अलग अलग रहेगी। किसी को तुरंत परिवर्तित किया जा सकता है और किसी को कुछ समय बाद परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे अपन कम तरल कहेंगे। किसी में हानि ज़्यादा होती है तो किसी में हानि कम होती है। तो वो हानि पे निर्भर करेगा कि मुद्रा की तरलता कैसी है। पूर्ण तरल किसे कहेंगे, जिसमें बिना किसी हानि के अपन आराम से मुद्रा रूप में उसे नकद रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि मुद्रा की तरलता से आशय मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीयता से है। मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीयता, किसकी बात हो रही है, परिवर्तनीयता की बात हो रही है। अब परिवर्तनीयता को समझिएगा। मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी क्षति या हानि के वस्तु या सेवा में परिवर्तित हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अपनी संपत्ति के बदले कितनी शीघ्रता से आप नकद को प्राप्त कर सकते हैं, यही तरलता है। मैंने कहा आपको कि मुद्रा से वस्तु और किसी अन्य वस्तु को आप मुद्रा या नकद रूप में कितना जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं, वही कि इसकी लिक्विडिटी है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अमेरिकी डॉलर की बात करें, ये विश्व में कहीं भी आसानी से उपलब्ध है। तो अमेरिकी डॉलर मतलब आसानी से उपलब्ध न कह के अपन ये कहेंगे कि अमेरिकी डॉलर की परिवर्तनीयता सबसे अधिक है, उसे विश्व में कहीं भी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब बताइए अमेरिकी डॉलर किस टाइप की करेंसी है, हार्ड करेंसी या सॉफ्ट करेंसी है। पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था। तो अमेरिकी डॉलर है वो किस टाइप की करेंसी है, हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी किसको कहते हैं, हार्ड करेंसी उसे कहेंगे जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी सप्लाई है वो मार्केट के अंदर कम है। क्लियर। तो हमने देखा था कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसी करेंसी को अपन कहेंगे हार्ड करेंसी। हिंदी में कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा। क्लियर है। आगे देखिए, रुपए के सिंबल की बात करते हैं अपन कि भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह कभी कभी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जुलाई 2010 में इसे स्वीकार किया गया था। डिज़ाइन किसने किया था, तो डिज़ाइन किया था आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट डी उदय कुमार ने। पीजी स्टूडेंट थे ये, उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब डिज़ाइन किया जब रुपए का सिंबल, तो उस सिंबल के अंदर देखिएगा क्या क्या सम्मिलित है। पहला, देवनागरी लिपि का र और रोमन लिपि का आर। आपने देखा होगा सिंबल कैसे बनता है रुपए का, तो सिंबल को आप देख के पता लगा सकते हैं। जैसे इसका सिंबल है ये इस टाइप का, तो ये र भी बन रहा है इस टाइप से, और आर की बात करें यदि इस तरह से मिला लेते हैं तो आर भी लगता है अपने को। ठीक इसी प्रकार से ये एक फ्लैग का भी सिंबल है, अपने नेशनल फ्लैग का। ये एक कलर हो गया, बीच में दूसरा और
ये नीचे तीसरा, इस टाइप से फ्लैग का सिंबल भी कह सकते हैं अपन इसको। तो ये भारतीय रुपया जो है वो विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना खुद का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए विश्व की ऐसी 4 अन्य कौन सी मुद्राएं हैं जिनका अपना खुद का प्रतीक है। पहला देखिएगा डॉलर, अमरीकी डॉलर जिसका अपना सिंबल है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की बात करें जिसका अपना खुद का सिंबल है। जापान के येन की बात करें जिसका अपना सिंबल है। और यूरोपीय यूरो की बात करें जिसका अपना सिंबल है। और भारतीय रुपया ऐसा 5वां प्रतीक है जो कि विश्व की अन्य 4 मुद्राओं के प्रतीक के बाद अपना स्थान रखता है। अब भारतीय रुपये की बात करें तो भारतीय रुपये की पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से इसकी अलग पहचान को निश्चित करता है, क्योंकि सबकी जो मुद्रा है वो रुपये के रूप में होती है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो इसको अन्य देशों से अलग करता है, सेपरेट करता है, आइडेंटिफाइड करता है। अब देखिए मूल टॉपिक पे आते हैं, मुद्रा के कार्य क्या हैं। बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा। ये RAS सेकेंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स, PG UG और 12 सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझते हैं अपन, मुद्रा के कार्य क्या है। मुद्रा के कार्यों को अपन मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं, सेकेंडरी फंक्शन क्या है और कंटीजेंसी फंक्शन क्या है। 3 प्रकार के कार्य हैं। प्राथमिक कार्य जिसे मुख्य कार्य कह सकते हैं, दूसरे हैं गौण कार्य जिसे सहायक कार्य या द्वितीयक कार्य भी कहा जा सकता है, और तीसरे प्रकार के कार्य हैं आकस्मिक कार्य। देखिएगा पहला सबसे इम्पोर्टेंट है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में क्या होता है? पहला प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। विनिमय के माध्यम की बात करते हैं। हमने पढ़ा है पहले कि विनिमय के माध्यम कितने हैं? 2 विनिमय के माध्यम हैं। पहला विनिमय का माध्यम है वस्तु विनिमय और दूसरा है मुद्रा विनिमय। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे और उन्हीं ड्रॉबैक्स के परिणाम स्वरूप मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा का उद्भव हुआ। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं मुद्रा विनिमय। तो मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम। इससे आसानी से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जा सकता है। इससे बेनिफिट क्या हुआ इसकी बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विनिमय बहुत ही सरल हो गया और असीमित हो गया, कहीं भी विनिमय किया जा सकता है। अगला अपन बात करें इसके अंदर तो मुद्रा के विनिमय कार्य ने उत्पादन की प्रकृति और क्रिया के स्तर को बदल दिया। कैसे? पहले ज़माने में क्या हुआ करता था उसको देखें। तो पहले उत्पादन जो होता था वो निर्वाह प्रेरक था। निर्वाह, खुद के जीवन को जीने के लिए, निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसका ही उत्पादन करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं रहा। इसने उत्पादन की क्रिया और इसकी प्रकृति दोनों को चेंज किया है। वर्तमान में जो उत्पादन है वो मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। किस कारण से? मुद्रा के कारण से, ताकि मार्केट में क्या डिमांड हो रही है उसको देखकर उत्पादन किया जाता है, न कि सिर्फ निर्वाह को देखकर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया और यही इसका सबसे प्रमुख कार्य भी है। दूसरा कार्य देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है, लेकिन इसके पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। दूसरा कार्य इसका है मूल्य का मापक। इसको कहा जा सकता है यूनिट ऑफ अकाउंट। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। लेखे की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखे की इकाई।
अब प्रश्न क्या था, लेखे की इकाई मुद्रा का किस प्रकार का कार्य है? प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, आकस्मिक कार्य या अन्य कार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि हमने विनिमय का माध्यम पढ़ा, मूल्य का मापक पढ़ा, मूल्य का संचय पढ़ा, स्थगित भुगतानों का आधार पढ़ा, मूल्य का हस्तांतरण पढ़ा, लेकिन यूनिट ऑफ अकाउंट लेखे की इकाई अपन ने नहीं पढ़ा। तो मैं क्लियर कर लूँ आपको कि लेखे की इकाई का मतलब ही मूल्य का मापक या मुद्रा का मापदंड होता है। मेजर ऑफ वैल्यू कह सकते हैं या यूनिट ऑफ वैल्यू कह सकते हैं या यूनिट ऑफ अकाउंट कह सकते हैं। तो क्लियर रखिएगा कि लेखे की इकाई का मतलब प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है, इस कारण इसको कहेंगे यूनिट ऑफ अकाउंट। अगला देखिएगा, द्वितीय कार्य क्या होते हैं इसके। द्वितीय कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करें तो 3 इसके मुख्य काम हैं। पहला है मूल्य का संचय, दूसरा है स्थगित भुगतानों का आधार या विलंबित भुगतान का मान, और अगला है मूल्य का हस्तांतरण। पहले कार्य की चर्चा करें, मूल्य का संचय। मूल्य संचय का मतलब है धन का संचय। मुद्रा की उत्पत्ति से क्या हुआ, ये काम बहुत आसान हो गया। धन का केवल कागजी मुद्रा के रूप में संचय किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि मूल्य का संचय सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि वस्तुएं या तो नष्ट हो जाती थी या टूट फूट सकती थी या उनको अवेरना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन वर्तमान में यदि अपन बात करें कि धन को कागजी नोटों के रूप में, ई मनी के, ई करेंसी के रूप में, डिजिटल मनी के रूप में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो ये भी कह सकते हैं कि धन से आसानी से ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की बात की जा सकती है, क्योंकि यह भावी निवेश का एक सोर्स भी है, स्रोत भी है। आगे देखिएगा तीसरा काम क्या है इसका, सेकंड वर्क क्या है। सेकंड वर्क है इसका विलंबित भुगतान का मान या स्थगित भुगतानों का आधार। पहले हम क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली में भुगतानों को हम स्थगित नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में हम चाहें तो आसानी से स्थगित कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि तत्काल भुगतान न करके हम कहें कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे तो भी दे सकते हैं। हम कहें कि हम इतने महीने बाद देंगे और ब्याज सहित आपको पैसे देंगे तो आसानी से सामने वाला मान जाता है। लेकिन पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में ये बहुत ही कठिन था, इसको संपादित नहीं किया जा सकता था। जैसे गेहूं के बदले ऋण लिया, इस ऋण को उसी गुणवत्ता वाले गेहूं के रूप में लौटाना कितना बड़ा चैलेंज है। बार्टर सिस्टम के अंदर देखिए कि हमने गेहूं लिया और जिस टाइप का गेहूं हमने लिया था उसी टाइप के गेहूं को वापस देना, उसी क्वालिटी के गेहूं को वापस देना बहुत कठिन काम था। लेकिन मुद्रा ने इस काम को बहुत सरल कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा कार्य देखिएगा, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के कारण मूल्य के हस्तांतरण को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। मूल्य के हस्तांतरण को सहज बनाने से मुद्रा ने विश्व के सभी भागों में उपभोग और निवेश वे दोनों को प्रोत्साहित किया है। देखिएगा, हम मूल्य के हस्तांतरण की बात करें तो हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को प्रमोट किया उसने। तो ये मुद्रा का जो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का काम है, इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं को अस्तित्व में आने के लिए प्रेरित किया। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके भी अपने मार्केट को डेवलप किया है, एमएनसीज कंपनियां आई हैं, ये सारे कारण किसके हैं, मुद्रा के हैं। यदि मुद्रा नहीं होती तो वस्तु विनिमय प्रणाली से ग्लोबल इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट को शायद हम नहीं देख पाते और शायद ये वैश्विक कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम अस्तित्व में नहीं आते। आगे देखिएगा, आकस्मिक कार्य क्या है इसके। साख का आधार,
आराम से क्रेडिट किया जा सकता है लोन के रूप में। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय के वितरण के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देने का साधन है लेकिन साध्य नहीं है। मुद्रा को ध्यान रखिएगा, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति करने में एक साधन ज़रूर है। पूंजी की गतिशीलता को बनाए रखने में ये बहुत सहायक हैं और पूंजी की तरलता को बनाए रखने में भी बहुत सहायक होता है, शोधन क्षमता का भी काम करता है। तो मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं, आपको वेरी फर्स्टली ध्यान रखना है कि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क्स क्या हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क्स में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अन्य कार्य को भी याद रखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।